Hello everybody, welcome back to Learning Launch and today we are going to start the unit 5 of technical communication. So इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या आ जाता है? ईमेल्स, वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक, स्पीच एंड पर्सनालिटी। फिर आता है आपका पर्सनालिटी एनालिसिस जिसमें आप टाइप ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की पर्सनालिटी बेसिकली क्या होती है और उसके जो जो आपको आपकी स्टेटमेंट्स दी थी वो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, मास्लो, फ्रीड, विवेकानंद, जंक टिपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स। एंड इफ अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये एक वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 5 कंप्लीट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट अपील टू योर टारगेट ऑडियंस. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स फ्रॉम जनरेटिंग एन इनिशियल आइडिया टू प्रमोटिंग अ पब्लिश्ड पीस एंड द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्सपर्ट्स. अब बेसिकली कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? जैसे कि आप आज के टाइम में देख रहे हैं, आप अवेयर हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे आप जब आप यूज करते हैं सोशल मीडिया का तो आप देखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन बेसिकली आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं? एक टाइप का कंटेंट जो कि अलग अलग लोगों ने उसको क्रिएट किया है, देन आप उसको देख रहे हैं। कंटेंट क्रिएट जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग, उस कंटेंट को आप लोग देखते हैं, ठीक है? तो आप एक तरीके से क्या हो गए? व्यूअर। आप व्यूअर हो गए। अब आप उस कंटेंट को देखते हैं तो वो कंटेंट जो लोग बनाते हैं उनको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर, ऑब्वियसली। अब वो कंटेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्या बना रहे हैं, वो हो गया कंटेंट क्रिएशन, जो उनका कंटेंट बनाने का तरीका है। अब वो क्या हो गया? एक ये कंटेंट क्रिएशन एक ऐसे तरह का प्रोसेस है जिसमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मीडिया को बनाया जाता है, जैसे कि क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं पॉडकास्ट, जैसे आप लोगों ने पॉडकास्ट सुने होंगे, तो पॉडकास्ट भी क्या है? एक कंटेंट क्रिएशन का ही एक टाइप है कि अलग अलग लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे तो यूट्यूब की वीडियोस, यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड होती हैं, अब मैं अपना वीडियो डालूंगी तो मैंने भी ये कंटेंट क्रिएट किया है जिसको आप लोग सब देखेंगे, राइट? तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एक इनिशियल आइडिया है तो आप उसको प्रमोट करने के लिए आप बनाते हैं, तो इसमें अलग अलग मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन इन सोशल मीडिया, ऑब्वियसली अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर इज एन इंडिविजुअल, राइट? एक इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, वो अपना कंटेंट को बनाता है, फिर उस बनाए हुए कंटेंट को क्या करता है, किसी और अक्रॉस सोशल मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है इतने सारे, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड और भी काफी सारे आपके हैं जिसमें आप अलग अलग सोशल मीडिया को जैसे स्क्रॉल करते हैं, राइट? जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड और क्या हो सकता है, फर्स्ट लेट्स से यूट्यूब भी है, राइट? यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, ये सब अलग अलग हैं जिसमें आप क्या करते हैं, एक आप उसमें कंटेंट देखते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या होगा, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वो अपना कंटेंट बनाया हुआ डाल सकते हैं, राइट? उसको और लोगों को दिखा सकते हैं क्रॉस ग्लोबली, अलग अलग सोशल मीडिया में सबको दिखा सकते हैं। अब ये किस पर्पस से डाला जाता है? कंटेंट क्रिएशन किस पर्पस से किया जाता है? या तो किसी को एजुकेट करने के लिए, जैसे मैंने ये जो वीडियोस बनाई है मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो मेरा पर्पस क्या है? टू एजुकेट तुम सब लोगों को, राइट? कि तुम सब लोग अपना एजुकेट कर सको, अपने एग्जाम्स को पास कर सको, राइट? अब जो कोई फनी वीडियोस डालता है तो उसका क्या पर्पस है कि उसका जितना भी उसका जो उसको देख रहे हैं, जो उसके व्यूअर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो क्या करें, उनको एंटरटेन करने का एक पर्पस है उसका, राइट? तो ऐसे अलग अलग जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनका अलग अलग पर्पस होता है कि वो किस पर्पस से डाल रहे हैं, किस टाइप का उनका कंटेंट है, वो डिपेंड करता है। The internet offers several avenues for content creation. You can write blogs, share newsletters, draft web copy, the list goes on. अब ऐसे ही सिमिलरली मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे अलग अलग कंटेंट क्रिएशन का वो होता है कि आपको बेसिकली किस टाइप का कंटेंट डालना है। अब या तो आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो, वीडियोस अपलोड कर सकते हो, रील्स बना सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर लाइक पॉडकास्ट बना सकते हो, आप अलग अलग चीजें कर सकते हो ये सब। और ऐसे बहुत सारी चीजें, आपका लिस्ट चलता रहता है, राइट? अब गोल्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के गोल्स ही क्या क्या है, राइट? टू एंगेज एंड कनेक्ट द ऑडियंस, जो भी ऑडियंस आप लोगों को देख रही है उनको अपने साथ एंगेज कराना, उनके ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाना। अब लाइक इफ
ऑडियंस को देखना है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ चीज, राइट? तो अब वो क्या करेगी, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फाइंड करेगी कुछ कि मेरे को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मुझे एंटरटेन होने के लिए कुछ देखना है। अब ऑब्वियसली अगर आपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्रिएट करी है कंटेंट, क्रिएट अपना कंटेंट उस टाइप से क्रिएट किया है कि लोग एंटरटेन हो, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपकी जो भी ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर कनेक्ट कर पाएगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी वीडियोस को ही प्रेफर करेगी। तो ये इट इज अ फर्स्ट मेजर पॉइंट। देन आता है टू इन्फॉर्म, अपडेट एंड अपग्रेड द ऑडियंस। ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म्ड रखना, अपडेटेड रखना और अपग्रेड करना। इट्स लाइक कि अगर आपने अभी कंटेंट थोड़ा लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कंटेंट ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल रहता है। देन जैसे जैसे आपको टाइम होता है तो अपने कंटेंट को अपग्रेड करना, राइट? कि आपका कंटेंट अभी पहले इतना था, फिर उसके बाद आपने और अपग्रेड किया। देन अपनी ऑडियंस को अपडेटेड रखना, अपडेटेड इन द सेंस कि आपकी वीडियोस कब अपलोड होंगी, कब क्या होंगी। अब ऐसे ही सिमिलरली इन्फॉर्म, अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी, या फिर अगर आपको देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं, आपको फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब। टू इंस्ट्रक्ट द ऑडियंस, देन टू कन्विंस एंड परसुएड द ऑडियंस। ऑब्वियसली आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए कि अगर आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर सकें कि वो आपकी ऑडियंस आपको क्यों देखे, वो ऑडियंस आपको क्यों देखे, आपको उस चीज के लिए अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना आना चाहिए। टू मोटिवेट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर द ऑडियंस। ऑब्वियसली जो ऑडियंस आपको देख रही है तो मतलब वो आपको मानती है कुछ, आपको, आप उनको पसंद आए हो तभी वो आपको देख रही है। तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये काम है कि आप अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करो, मोटिवेट रखना चाहिए उनको। देन आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दोज आर इन्फ्लुएंसर्स, तो उनको अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि वो आपकी ही वीडियोस क्यों देखें इंस्टेड ऑफ अदर वन। क्योंकि आज के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि ऑब्वियसली जिस फील्ड में आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसी सेम फील्ड में बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर्स आपके ऑलरेडी वीडियोस कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाई शुड ऑडियंस चूज यू, ये आपको सबसे पहले इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। देन इंस्पायर द ऑडियंस। फिर टू एंटरटेन द ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जिस भी पर्पस में आपने कंटेंट क्रिएट करा है उस कंटेंट को आपको फुल्ली उसको देना चाहिए। लाइक टू एंटरटेन द ऑडियंस, अगर मैं एजुकेशन कंटेंट बना रही हूँ तो मुझे अपना एजुकेशनल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे ऑडियंस मेरे कंटेंट को लेकर एंटरटेन करे। फॉर एग्जाम्पल, एंटरटेन इज जस्ट नॉट ओनली कि आप लोग समझ रहे हो कि एंटरटेन करना या फिर मजाक मस्ती करना, नहीं। एंटरटेन इज लाइक फुली आपके लिए कन्विंस करने के लिए, ठीक है? अब 7 स्टेप कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब आपने कोई कंटेंट बनाया तो आप उसको अब डेवलप कैसे कर सकते हो। फॉर लाइक अगर आप न्यू हो, कि आप इस फील्ड में न्यू हो, आपने न्यूली कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा है, तो अब आप धीरे धीरे उसको डेवलप कैसे कर सकते हो, राइट? पहला प्रोसेस आता है गैदर इन्फॉर्मेशन। आप जिस टाइप का भी कंटेंट बना रहे हो उसको के लिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, राइट? गैदर करनी है मतलब जैसे इफ लेट्स से मैं बना रही हूँ यूनिट 5 पे, टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट 5 पे अगर मैं बना रही हूँ कंटेंट, तो मेरे को क्या करना है, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि यूनिट 5 में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, राइट? कि क्या क्या मेरे को उसमें क्या क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो मुझे वो पहले देखना पड़ेगा। देन ब्लॉग टॉपिक एनालिसिस। अब टॉपिक वाइज, ईच टॉपिक वाइज, हर एक एक टॉपिक को लेके अब मुझे क्या करना है, उसकी एनालिसिस करनी है कि उस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ाना है, उस टॉपिक का मतलब क्या है, उसको क्या उसमें मैं उसमें क्या चीज समझाऊंगी, राइट? देन आता है स्ट्रैटेजाइज। अब मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी है कि मैं किस तरीके से किस टॉपिक को कितनी आसानी से समझा सकती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट में कि मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है, एजुकेशन का कंटेंट क्रिएशन है, उसमें कैसे करना है, राइट? बाकी के अलग अलग फील्ड्स के लिए भी सेम यही डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, उनको भी इसी तरीके से करना होता है। देन राइट, जैसे मैंने कि ये पीपीटी बनाई है, तो आपको भी एक ये ऐसे जैसे भी कंटेंट क्रिएटर जो भी कर रहे हैं उनको अपना एक ये लिखना होता है प्रॉपर्ली। ऑप्टिमाइज एंड पब्लिश। देन आपको वो पब्लिश करनी होती है जो भी आपने, अब लाइक मैं ये वीडियो बना के पब्लिश करूंगी कहाँ पे, यूट्यूब पे। लाइक यूट्यूब इज माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पे मैं अपनी वीडियो क्या करूंगी, अपलोड करूंगी। देन आता है प्रमोट। देन मुझे अपनी वीडियो को प्रमोट करना है। फॉर प्रमोशन पर्पसेस मुझे क्या करना होगा, मैं प्रमोट क्यों करूं, प्रमोट मैं इसलिए करूं कि जिससे मेरी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, मैं टारगेट कर पाऊं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को, मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मेरी वीडियोस को देखे। ऑब्वियसली कोई भी कंटेंट क्रिएटर यही चाहेगा कि उसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक रीच मिले, राइट? ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रमोट करना होगा, लाइक टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स,
या फिर जिन जिन के भी आपको लगता है कि आपका कंटेंट उनके लिए काम करेगा, तो आपको उनके लिए क्या करना होता है, उनको प्रमोट करना होता है। रिव्यू एंड रिपीट। रिव्यू आपको फिर देखना होता है कि उस पे लाइक कितने व्यूज आए हैं, कितने उसमें क्या आप कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों को पसंद आई है, क्या क्या उसके कमेंट्स हैं, कि लोग आपको और चाहते हैं कि आप वो वीडियोस बनाओ या ना बनाओ, आपको वो रिव्यू देखना होता है। एंड देन रिपीट। देन अगेन आपको ये क्या करना होता है, ये सारे प्रोसेसेस रिपीट करने होते हैं इन सबको, टू मेक अ गुड कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएशन ऑन सोशल मीडिया। अब क्या इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने की, कंटेंट क्रिएट क्यों ही करनी है, राइट। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया पे, ये देख लेते हैं। बिल्ड एंड एंगेज योर ऑडियंस। बिल्ड एंड एंगेज योर ऑडियंस से क्या है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्या करना है, एक तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज रहे और आपकी ऑडियंस आपकी ही वीडियोस को देखे, किसी और कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस पे स्विच ना कर जाए, राइट। देन आता है प्रमोट योर ब्रांड। उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी एक खुद की ब्रांड की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जैसे हैं उनकी एक प्रॉपर ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए, और आपको उसको शोकेस करना आना चाहिए कि आपको उसको किस तरीके से दिखाना है। देन आता है ड्राइव ट्रैफिक। ऑब्वियसली आपने कोई वीडियो अगर आपने बनाई है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, उसके लिंक्स जनरेट करके आपको भेजने चाहिए लोगों को, लाइक आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स फैमिलीज को भी हेल्प करेगा, तो आपको लिंक्स शेयर करने चाहिए अपनी वीडियोस के, जिससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एक तरीके से डायरेक्ट हो जाता है, कि जितने लोग आ रहे हैं वो क्या हो जाता है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर उस वेबसाइट पे आपकी पर्टिकुलर लिंक की वीडियो, आपकी पर्टिकुलर वीडियो के लिंक पे एक ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। देन आता है एनहांस विजिबिलिटी। एक कंसिस्टेंसी रखना इज मोस्ट नेसेसरी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। आप कोई भी चीजें पोस्ट कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम होता है कि आपको उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पोस्ट करना होता है। इफ लाइक अगर आप वीक में एक बार पोस्ट कर रहे हो तो बी कंसिस्टेंट, उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बी कंसिस्टेंट, आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करो ही करो। लाइक अगर बीच में लैग आ जाता है तो देन आपकी ऑडियंस उसमें डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपकी ऑडियंस को नहीं समझ आता है कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, उनको देखना है, उनको पसंद आ रही है तो वो कैसे देखेंगे। तो इट इज व्हाट कि आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, कंसिस्टेंटली आपको अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट रखना है, जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है आपसे वो डिस्कनेक्ट फील ना करे। Establish authority. Sharing valuable and informative content enables you to position yourself as an expert in the field. आपको valuable और informative content ही share करना है, जिससे कि आपकी ऑडियंस को लगे कि आप ही इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, कोई और एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। देन आता है फॉस्टर कम्युनिटी फील। फॉस्टर कम्युनिटी फील में क्या होता है कि आपको इस तरीके से कंटेंट बनाना है कि आपकी जो भी ऑडियंस है वो आपसे एंगेज फील करे, और आपको आपके फॉलोअर्स जो हैं आपके साथ ही वो एक कम्युनिटी एज ए, जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे एज अ कम्युनिटी फील करें, राइट। देन गैदर फीडबैक। डोंट फॉरगेट टू गैदर फीडबैक। एज यू नो कि सोशल मीडिया जो है वो टू वे है। अगर आप कुछ चीज पोस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस जो है वो उस पर कॉमेंट कर सकती है। कमेंट का ऑप्शन होता है, लाइक डिसलाइक का ऑप्शन होता है। जितने लोगों को वीडियोस अच्छी लगी ऑब्वियसली वो लाइक करते हैं, जितने लोगों को नहीं अच्छी लगी वो डिसलाइक करते हैं। तो इससे आपको एक फीडबैक मिलता है कि आपकी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑब्वियसली ये क्या है, टू वे स्ट्रीट है, जिससे आपको फीडबैक मिलता रहता है कि आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर आपको और ऐसी क्या चीजें करने की जरूरत है। बाय कमेंट से लोग आपको बताते हैं कि आपको ऐसी क्या चीजें और करने की जरूरत है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज योर ईमेल्स, राइट। ईमेल्स। अब ईमेल्स क्या होता है, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल तो सबको ही पता होगा, ऑब्वियसली सबको ईमेल पता है कि ईमेल क्या होता है। सबके फोन्स में इनबिल्ट सिस्टम है कि एक ईमेल आप लिख सकते हैं। ईमेल क्या होता है, एक काइंड ऑफ मैसेज होता है जिसको आप इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं एक दूसरे को। ये यूज किस लिए होता है, बेसिकली ये यूज होता है किसी को भेजने के या फिर किसी को रिसीव करने के लिए। कोई भी मैसेजेस जो कि वाया इंटरनेट स्टोर किए गए हों वो कैसे रिसीव होते हैं, वाया फोन भी हो जाते हैं, कंप्यूटर्स पे भी रिसीव कर सकते हैं हम मैसेजेस और भेज भी सकते हैं। अब ईमेल्स आर बेसिकली किसमें एनकोडेड होती है, स्काई वैल्यू में। स्काई वैल्यू सबको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जनरली एक ईमेल एक ऐसा मैसेज है जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, या फिर और कोई भी अटैचमेंट हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी जो भी आपको क्या करना है, किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क से किसी दूसरे
नेटवर्क पे भेजना है या किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को भेजना है, तो आप ईमेल्स भेज सकते हैं। अब बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल का? एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। सबसे पहले आता है मैसेज एनवेलप। ये बेसिकली क्या करता है? ये ईमेल को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है इन विच फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के फॉर्म में, एंड वो यूजर से हिडन रहता है, वो नॉर्मली लोग नहीं देख पाते हैं। मैसेज हेडर, मैसेज हेडर में क्या होता है? वो सेंडर और रेसिपिएंट का एड्रेस इंक्लूड करता है। मैसेज बॉडी, मैसेज बॉडी में क्या आएगा कि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा आपको भेजना है रेसिपिएंट को, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। देन आती है आपकी टाइप्स ऑफ ईमेल। अब टाइप क्या क्या होते हैं ईमेल्स के? ऑब्वियसली ईमेल अलग अलग टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है ऑनबोर्डिंग ईमेल। ऑनबोर्डिंग ईमेल क्या होती है? दिस इज एन ईमेल that users receives immediately after registering. These emails are sent to buyers to familiarize and educate them on using a product. It also contain detail on the journey in the new organization. ऑनबोर्डिंग ईमेल्स किस तरह की ईमेल्स होती हैं? जो कि तुरंत आप रिसीव कर लेते हैं इमीडिएटली, जैसे ही आपने रजिस्टर किया उसी के बाद आप तुरंत रिसीव कर लेते हैं। ये ईमेल्स बायर्स को भेजी जाती है या ये चीज बताने के लिए कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो क्यों उनको खरीदना चाहिए या फिर क्यों यूज करना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए। देन आता है न्यूज़लेटर ईमेल्स। न्यूज़लेटर ईमेल्स क्या होती हैं? न्यूज़लेटर ईमेल्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईमेल, सबसे मोस्ट कॉमनली होती है, जो कि क्या होती है? वेदर डेली, वीकली, मंथली भेजी जाती है, बहुत ऑफनली भेजी जाती है। और ये ईमेल्स बेसिकली क्या कंटेन्स करती हैं? लिंक्स, जो कि अभी किसी भी किस चीज का लिंक? जो अभी भी किसी भी रिसेंटली ब्लॉग या फिर सेलेक्टेड किसी भी कंटेंट का लिंक जो अभी रिसेंटली ही पब्लिश किया गया है। देन आती है प्रमोशनल ईमेल्स। प्रमोशनल ईमेल्स क्या होती हैं? ये क्या प्रोवाइड करती हैं? बेसिकली दीज ऑफर सम सॉर्ट ऑफ ऑफर, लाइक ऑफर, किसी बायर है वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, वो उनको क्या प्रोवाइड करती है? उनको ऑफर्स प्रोवाइड करती है कि लाइक कोई परसेंटेज ऑफ दे दिया किसी भी प्राइस में, या फिर कोई फ्री सर्विस प्रोवाइड कर दी, या फिर कोई डिस्काउंटेड रेट्स हैं, तो उस चीज के लिए होती है प्रमोशनल ईमेल्स। देन आती है प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स। ये होती है मेल ईमेल्स जो मोस्टली आप एक दूसरे को भेजते हैं, आपने भेजी भी होगी पहले, कि ये उस टाइप की ईमेल्स होती हैं जिसमें कोई इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स या फिर कोई भी अटैचमेंट, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता है। ये नॉर्मली चैट टाइप होता है कि लाइक आप यहाँ किसी को टेक्स्ट मैसेज एंड सर्विस भेजनी है तो आप ड्यू टू ईमेल्स भेज सकते हो, या अगर आपको किसी चीज से रिक्वेस्ट करनी है किसी से किसी चीज की, तो आप प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स भेज सकते हो। फिर आपके ईमेल्स के एडवांटेजेस क्या है? इजी एंड फास्ट, बहुत इजी है लिखना इसको और बहुत फास्टली ये चली जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव, कुछ कॉस्ट नहीं लगता है। मास कम्युनिकेशन होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ग्लोबल रीच है, कहीं भी जा सकती है। स्केड्यूल डिलीवरी है कि आपने अभी भेजी है अभी पहुंच जाएगी, या फिर अगर आपको बाद में स्केड्यूल करनी है कि मुझे शाम को 4 बजे भेजनी है तो शाम को 4 बजे भी चली जाएगी। देन आती है मल्टीमीडिया ईमेल्स। ये है अलग अलग मीडिया भी इसमें इंक्लूड हो जाता है ना, राइट? अभी मैंने बताया था फोटोज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट टाइप सब, ठीक है? तो ये थे एडवांटेजेस। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, लिखने में टाइम लगता है। लैक ऑफ पर्सनल टच, थोड़ा पर्सनल फीलिंग्स नहीं, एक जैसे आप सामने से बात करते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला पर्सनली फील करता है इमोशनली, बट लेकिन ईमेल्स में फील नहीं कर पाते हैं वाया बिकॉज ऑफ टेक्स्ट। देन आते हैं वायरसेस। वायरसेस आ सकते हैं सिस्टम में। मलिशियस यूज, बहुत ज्यादा मलिशियसली यूज करने की वजह से। देन आता है यूजेस ऑफ ईमेल्स। अब ईमेल्स के यूजेस क्या क्या हैं? बेसिकली ईमेल्स क्यों यूज होती हैं? तो अब आता है कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनली। किसी भी पर्सनली यूज के लिए भी आ सकती है, अगर आपको पर्सनली कम्युनिकेट करना है किसी से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना है तो भी यूज हो सकती है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। इट इज अ प्रोफेशनल वे टू कम्युनिकेट। इसको फॉर्मल वे भी माना जाता है, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। These can also be used as a newsletter to send advertisement, promotions and various other content. आप एडवर्टीजमेंट भेजने के लिए, प्रमोशंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका वेबिनार्स। अब वेबिनार्स क्या होते हैं? द वर्ड वेबिनार इज अ ब्लेंड ऑफ वेब एंड सेमिनार। ऑब्वियसली आपने फर्स्ट ईयर में जो सॉफ्ट स्किल्स पढ़ी थी उसमें आपने पढ़े थे कि वेज ऑफ न्यू वर्ड फॉर्मेशन, कि आप न्यू वर्ड कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो उसमें आपने एक तरीका पढ़ा था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? दो वर्ड्स को यूज करके एक वर्ड बनाता है। फॉर लेट्स से यहाँ पे दो वर्ड्स क्या क्या है? वेब एंड सेमिनार। तो इन दोनों को मिलके बना वेबिनार। अब वेबिनार क्या होता है? एक तरीके का ऑनलाइन इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड देन वो पार्टिसिपेट करके क्या कर रहे होते हैं? एक स्पीकर को जस्ट सुन रहे होते हैं।
स्पीकर कौन, जो वहां पे एक प्रेजेंटेशन को वहां पे डिलीवर कर रहा है, वो अपनी स्क्रीन को शेयर करके वहां पे आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो वेबिनार क्या हुआ, एक ऑनलाइन इवेंट जहां पे सब लोग सिर्फ एक जने को सुन रहे हैं, किसको, स्पीकर को। अब जितना पॉसिबल है वेबिनार्स क्या होता है, पर्सन टू पर्सन इवेंट्स के मतलब ट्राई करता है स्टिमुलेट करने का, जैसे कि इंटरेक्टिव एलिमेंट्स उसमें कुछ ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि लाइव डिस्कशंस हो गए या फिर Q&As, कुछ क्वेश्चंस पूछे तो बाय लाइव चैट आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, तो आपको जैसे इंटरेक्टेड फील रहता है। In some of these occasions, there is even a mix of live and person audience and online participants. Obviously, mix रहता है कि आप in person audience से connect भी कर पा रहे हो, फिर online participants होते हैं सब। Webinars को record भी कर सकते हैं and live event के बाद आप उनको distribute कर सकते हैं, इधर उधर भेज सकते हैं, जिससे क्या होता है organization को obviously benefit होता है, कब live event खत्म होने के बाद भी benefit रहता है। अब advantages क्या है, ये advantages, पहला एडवांटेजेस आता है सेव कॉस्ट थ्रू नो लॉन्गर हैविंग टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द होटल, रूम बुकिंग एक्सेट्रा। क्या करता है, सेव कॉस्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, एक होटल से दूसरे होटल नहीं जाना पड़ता है, रूम बुकिंग नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मली जहाँ पे हो स्पीकर वहां से प्रेजेंट करेगा, जहां जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो वहीं वहीं से अपनी अपनी कंफर्टेबल स्पेस से, अपने कंफर्टेबल स्पेस से वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन आता है सिंपल एंड ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन, सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं आप। इजीली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है पहले भी, ड्यूरिंग द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट। देन आता है एनोनिमस पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल, ऑब्वियसली एनोनिमसली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इन थ्योरी अगर हम देखें तो किसी भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की कोई लिमिट नहीं है कि हम कैसे उसमें कितने लिमिट, कितने पार्टिसिपेंट्स उसमें ऐड हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। बेसिकली क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स किस पे डिपेंड करता है, टेक्निकल कंडीशंस पे, कि लाइक अगर आप जूम मीट पे, जैसे वेबिनार्स होते हैं कहाँ होते हैं, जूम पे या फिर मीट पे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ उसमें पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। कि हो सकता है जूम में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा 1000 पीपल ऐड हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा ऐड ही ना हो पाए, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल कंडीशन, नहीं तो इसमें और कोई ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं ऐड कर सकते हो, या फिर कोई एक प्रॉपर आपका कोई वो होता है कि आप उसमें क्राइटेरिया है कि इतने पीपल, इससे ज्यादा ऐड ही नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एबिलिटी टू शेयर और डाउनलोड एडिशनल डिजिटल मटेरियल एट एनी टाइम ड्यूरिंग वेबिनार, आप वेबिनार के किसी भी टाइम पे आप वहां पे वो जो भी जितना भी आप शेयर भी कर सकते हो, कुछ भी चीज डाउनलोड भी कर सकते हो, इट इज, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस में आ जाता है आपका, जैसे अगर आपका क्या हो सकता है वेबिनार के डिसएडवांटेज, अब ऑब्वियसली ऑनलाइन इवेंट है तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट अच्छे से सर्फ ना कर रहा हो, इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत हो सकती है कि आपका अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है कुछ, तो आप प्रॉपरली सुन ही नहीं पाएंगे कि स्पीकर क्या बोल रहा है। देन जो स्पीकर और पार्टिसिपेंट है उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है इंस्टेड ऑफ सेमिनार। सेमिनार में जैसे आप सामने से कनेक्ट कर पाते हैं, वेबिनार में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सामने से देख ही नहीं पाते हैं। जब आप सामने से देख नहीं पाते तो ऑब्वियसली आप सामने से जो भी अगर स्पीकर है या फिर पार्टिसिपेंट है, तो आपको उसका मूड और मोटिवेशन का पता ही नहीं चलता है। तो स्पीकर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सामने जो हमारे बैठे हैं पार्टिसिपेंट, उनका क्या मूड है, वो इस मोटिवेशन से है भी नहीं कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं या नहीं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और टाइम फ्रेम भी थोड़ा हो जाता है कि आप बाद में कभी लॉग इन नहीं कर सकते हो, आपको एट द टाइम ही लॉग इन करना पड़ता है। देन आते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप लोग सबने सुने होंगे। पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट इज बेसिकली अ डिजिटल प्रोग्राम, ऑडियो प्रोग्राम, राइट, consisting of a series of audio episodes that one can download or stream from the internet. पॉडकास्ट एक बेसिकली क्या हो गया, पॉडकास्ट आप सब लोगों को पता है कि इट इज अ डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम, सिर्फ ऑडियो प्रोग्राम होता है जहां पे बहुत सारे ऑडियो एपिसोड्स होते हैं। आप कोई भी जना, कोई भी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसको, या फिर डायरेक्टली इंटरनेट से सुन भी सकते हैं। ये एक तरीके की ऑडियो फाइल होती है जो कि यूजर क्या करते हैं, स्ट्रीमर डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसको सुन सकते हैं। पॉडकास्ट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर एक टॉपिक, जितना इमेजिनेबल टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करता है। पॉडकास्ट जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन किस किस का, आईपॉड एंड ब्रॉडकास्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या हुआ, आईपॉड से पॉड एंड ब्रॉडकास्ट से कास्ट, इट इज पॉडकास्ट। Crime series are very popular, but people also love podcasts on current affairs, comedy and sport. Crime series बहुत popular है, but लेकिन people
जो लोग हैं उनको पॉडकास्ट करंट अफेयर्स के बारे में भी सुनना पसंद है, कॉमेडी पे भी सुनना पसंद है, लव अफेयर्स पे भी सुनना पसंद है, इन सभी टॉपिक्स पे सुनना पसंद है। टाइप ऑफ पॉडकास्ट, किस किस टाइप के पॉडकास्ट होते हैं? इंटरव्यू पॉडकास्ट, जब आप एक किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, उसकी कोई ऑडियो फाइल है। कॉन्वर्सेशनल को होस्टेड पॉडकास्ट, या आप नॉर्मली किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो। एजुकेशनल पॉडकास्ट, जब आप एजुकेशन के बेसिस पे पूछते हो। एंड पॉडकास्ट हैव बिकम अ पॉपुलर मीडियम फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन एंड स्टोरीज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। इनमें से किसी भी चीज को लेकर पॉडकास्ट हो सकता है। इधर इट कुड बी मोटिवेटेड पॉडकास्ट, कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर है कोई, वो उसकी ऑडियो फाइल है, देन आप वो सुन सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के बेसिस पे भी हो सकता है, कोई स्टोरीज है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, किसी पे भी हो सकता है। अब पॉडकास्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एक्सपैंडिंग कम्युनिकेशन ऑफरिंग, ये बेसिकली क्या करता है, एक न्यू तरीका इसने प्रोवाइड किया आपके मैसेज को बाहर तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक पॉडकास्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ एज अ न्यू कम्युनिकेशन मेथड, कि आप अपने एक नई तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्रिएटिव कंट्रोल ओवर कंटेंट, अब जैसे कि क्या हुआ, कुछ कम्युनिकेशन के कुछ जैसे एलिमेंट चैनल्स हो गए, जैसे कि फुल आपका एक तो एडिटोरियल कंटेंट होता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइक रिकॉर्ड करके आप ऑब्वियसली रिकॉर्ड करके उसको अब अपलोड करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग ऑब्वियसली पॉसिबल है। अगर ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन है तो आप एडिटिंग तो वैसे भी कर ही सकते हैं। देन आता है ऑन डिमांड कंटेंट, जैसे जैसे डिमांड है आप उसके बेसिस पे कंटेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सन, आपकी जो ऑडियंस है, अगर वो आपका पॉडकास्ट सुनती है कंसिस्टेंटली, राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर इफ पॉसिबल, इफ आगे अगर कोई आपकी ऑडियंस चाहती है कि वो आपके किसी और से रिलेटेड या फिर किसी भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप पॉडकास्ट क्रिएट करो, अपलोड करो, तो इट दे मे टेल यू by comments. So it is your responsibility to create a content on that topic as well, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस है, वो कंसिस्टेंटली आपको सुन रही है, राइट। तो आप वो कर सकते हो, ऑन डिमांड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बिल्डिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, हर एक एपिसोड जो भी आप बनाते हो उसका एक अलग डिफरेंट फॉर्मेट होता है, राइट। आप को होस्ट को भी यूज कर सकते हो, पैनल, स्टेक होल्डर्स के एक पैनल भी क्रिएट कर सकते हो। एक तरीके से कोलैबोरेटिव अप्रोच हो जाता है, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथ कर सकते हो, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, बॉन्ड को अपने बना सकते हो, और आप न्यू कस्टमर्स भी गेन कर सकते हो। देन कॉस्ट, अब कॉस्ट, कोई कॉस्ट ही नहीं है, सेटअप कॉस्ट ही नहीं है पॉडकास्ट के लिए। लाइक वो जो बहुत छोटी छोटी सी होती है ना, वही सिर्फ पॉडकास्ट के लिए सेटअप कॉस्ट है। जैसे कि अगर आपको रिकॉर्डिंग के लिए इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो, अब एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही होगा, तो उसके लिए आपको मंथली फीस अपनी पॉडकास्ट को होस्ट करने के लिए वो देनी पड़ती है। तो आपका नॉर्मली एक थोड़े से बजट में भी आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपके ब्लॉग्स। ब्लॉग भी सबने सुना ही होगा, राइट। एक वेब ब्लॉग जैसे सुना है, वेब ब्लॉग, तो उसी की शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग। अब ये बेसिकली क्या होता है, इट इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन वेबसाइट रन बाय एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कॉर्पोरेशन दैट ऑफर्स रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट अबाउट अ टॉपिक। अब बेसिकली ब्लॉग क्या होता है कि इट इज लाइक, वेब ब्लॉग का एक शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग। ये एक तरीके से ऑनलाइन जर्नल या फिर इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है, जिसमें क्या होता है कि लाइक कोई एक इंडिविजुअल अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी वो थॉट सोच रहा है, उसको वो वहां पे शेयर कर सकता है, राइट। जो भी थॉट्स उसका मन करे वो वहां पे शेयर कर सकता है, बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन जर्नल। और इसको रन कौन करता है? एक इंडिविजुअल भी रन कर सकता है, एक ग्रुप भी, एक कॉर्पोरेशन भी, राइट। इट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट्स रिटन इन एन इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल। नॉर्मली इसको इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, एंड ये कन्वर्सेशन करने का एक तरीका है। तो अब ये मैंने कुछ 6 रीजंस लिखे हैं कि ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो देखते हैं। पहला, शेयर योर नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है आपको शेयर करनी चाहिए, ऑब्वियसली दूसरे लोगों से भी शेयर करें। आप अपने खुद के ब्लॉग्स लिखेंगे तो आपके वो लोग, दूसरे लोग पढ़ के उनसे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखेंगे, राइट। या तो वो लैंग्वेज, स्टाइल, इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन उनके काम आए। एस्टैब्लिश अ पर्सनल ब्रांड। अ ब्लॉग इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ऑब्वियसली। जिससे क्या होता है कि आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ता है एम्प्लॉयर्स पे। अगर और बहुत सारे लोग खड़े हैं
एक क्राउड में आप खड़े हैं तो ऑब्वियसली अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो वो आपको उस क्राउड से एक अलग पर्सन शो कर देता है, लाइक यस यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट क्राउड, तो इट इज गुड। फिर इनफैक्ट क्या है, आज के टाइम में ब्लॉगिंग को ही बहुत सारे लोगों ने एक प्रोफेशनल तरीके से भी बना लिया है, तो इट इज बेसिकली क्या कि उनको एक जॉब भी प्रोवाइड हो गई है, लाइक एक तरीके से उनका प्रोफेशन ही बन गया ब्लॉगिंग। तो ये क्या हुआ, उनको आज के टाइम में प्रोफेशनल्स भी मिल गए हैं कि लाइक इसमें जॉब्स भी आ गए हैं, सक्सीडेड, मेक मनी, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। लाइक मोस्ट ब्लॉगर जो आपने देखे होंगे उनका बहुत, अगर फैन बेस अच्छा है कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू गिव देम मनी, दे डू गिव, राइट। देन आता है इफेक्टिव एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक। अब सोशल मीडिया एथिक्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। सोशल मीडिया एथिक्स किसको बोलते हैं, बेसिकली एक तरीके से क्या होता है कि मोरल प्रिंसिपल्स जितने हैं या फिर गाइडलाइंस, आपको एक बिहेवियर, आपको अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करना है तो उसका आपका एक बिहेवियर, एक सेट है ऑलरेडी कि या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल ने एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनके अंडर आपको रह के उसमें कुछ भी पोस्ट करना होता है, सो दैट किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं हो, किसी की वैल्यू किसी को डिग्रेडेड ना लगे, सबको एक रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल और एक एथिकल मैनर में अपलोड करना है जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, राइट। अब एथिकल यूज थ्रू टेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है, इट इज, पहला आता है ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी। ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी क्या है, जो भी आप अपने कंटेंट में यूज कर रहे हैं इट शुड बी ऑनेस्ट। कुछ भी आपको झूठी कॉन्वर्जेशंस नहीं करनी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और जो फेक न्यूज होती है वो बहुत जल्दी फैलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ बहुत दिक्कत होती है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है एंड बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। एंड देन एक्यूरेट, आपका जो भी कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके उसको कंटेंट को नहीं बताना है, कि हो सकता है कि आपने जो फैक्ट वेरीफाई किए हैं आपका उसका कंटेंट ही बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर लो आप, और उसके बाद एग्जैजरेट से क्या होता है कि बहुत ज्यादा खिंच जाता है वो टॉपिक, जितना वो होता भी नहीं है, राइट। तो हमेशा सच बोलना है। देन आता है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, जिस भी तरीके से आप बात करो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल मैनर से होनी चाहिए, कि आपको ऑनलाइन इंटरेक्ट आप लोगों से कर रहे हो तो आपको सेम, जैसे आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन में आप रिस्पेक्ट शो करते हो, वही सेम रिस्पेक्ट आपको शो करनी होती है किसमें, जब आप थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हो, राइट। क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, जो भी नेगेटिव और हार्मफुल लैंग्वेज है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कोई भी हेट स्पीच, साइबर बुलिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। देन आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, यूजर्स जो भी आप अगर अपलोड कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए विद योर ऑडियंस। आप कुछ भी चीज किसी को प्रमोट कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस, तो ये नहीं है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की झूठी चीजें बोल दो, झूठी तारीफ कर दो, कि जिससे आपकी बस ये हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो खरीद ले, बट लेकिन क्या फायदा होगा, नेक्स्ट टाइम आपकी जो ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगी, कि ये तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था फिर भी इन्होंने बोला अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम वो दो बार सोचेगी कि शुड आई ट्रस्ट और शुड आई नॉट, राइट। तो जो भी है आपको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, इफ अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो से अच्छा है, और अगर बुरा है तो से बुरा है, इट इज नॉट अ बिग डील। देन अवॉइडिंग प्लेगियरिज्म। फिर आता है सेंसिटिव कंटेंट मैनेजमेंट। फिर आता है अब एथिकल यूज थ्रू टेक्निक। अब टेक्निक के थ्रू आपको कैसे कैसे एथिकली मैनेज करके रखना है वो पढ़ेंगे हम। पहले आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई आपसे शेयर कर रहा है, लाइक कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हैं, कोई भी प्राइवेसी सेटिंग्स है, कोई सेंसिटिव डिटेल्स है, तो उनकी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की प्राइवेसी को बहुत मेंटेन करके रखना चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, कि कहीं भी कोई फोटोज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की भी वायलेट ना हो, किसी की भी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। और इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी की फोटोज या फिर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उससे पहले आपको कंटेंट लेना पड़ता है, कंसेंट, कि आपने जो भी है आप कर सकते हो शेयर या नहीं कर सकते हो। इट शुड बी कि लाइक आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा, किसी और की प्राइवेसी आप बिना पूछे ऐसे नहीं शेयर कर सकते हो। देन आता है फैक्ट चेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग। आप कुछ भी शेयर करने से पहले, कोई भी न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपके जो भी रिसोर्सेज है या फिर जो भी सोर्सेज हैं कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन तो स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गई, स्नोप्स या फिर फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल है या नहीं। देन आता है माइंडफुल एंगेजमेंट।
आपको सोशल मीडिया से इस तरीके से एंगेज होना है कि उसमें कोई इम्पल्सिव रिएक्शंस ना हो, अवॉइड करना है, इम्पल्सिवली आप रिएक्ट ना करो, क्रिटिकली सोचो किसी और को रिस्पॉन्ड करने से पहले, राइट। फिर आता है बैलेंसिंग सोशल मीडिया यूसेज। बैलेंस करके रखना है सोशल मीडिया को, कैसे यूज करना है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी। फिर देन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आपके नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है आपकी मेंटल हेल्थ को, तो आपको उस चीज को भी ध्यान में रखना है। देन प्रमोटिंग पॉजिटिव कंटेंट, आपको पॉजिटिव कंटेंट ही प्रमोट करना है। बेसिकली आप थोड़ा सा पीछे हटें कि आपको नेगेटिव कंटेंट नहीं प्रमोट करना है, क्योंकि इट लीड्स टू हेटरेड, हेटनेस मिलती है, हेट्रेड मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है ऑनलाइन कंटेंट में, और ज्यादा मिलती है क्योंकि लोग आपको कमेंट के थ्रू, लोग लाइव्स पे आके नेगेटिव कंटेंट को हेट्रेड देते हैं, राइट। तो आप थोड़ा सा प्रेफर करें कि प्रमोट पॉजिटिव कंटेंट। अब सोशल मीडिया जो है, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल, कि अगर आप उसको एथिकली यूज कर रहे हो तो वो आपकी नॉलेज बढ़ा भी सकता है, कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, पॉजिटिव एंगेजमेंट रखेगा, और आप ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट, प्राइवेसी प्राइवेसी अगर आप इन सब चीजों को मेंटेन रखते हैं, तो आपके कंटेंट में जो भी है, सोशल मीडिया पे आप जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो कंटेंट आपको फॉर श्योर आपका अपग्रेड होगा, फॉर श्योर आप ऑडियंस आपको देखेगी, आपके साथ एंगेज रहेगी। Ethical social media use not only protect individuals but also strengthen the integrity of digital communication as a whole, right? अब कुछ और टैग्स जिससे एथिकल यूज, इफेक्टिव एथिकल यूज हो सकता है सोशल मीडिया का। बी केयरफुल विद ह्यूमर एंड सरकाजम, हेल्दी ह्यूमर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, द टोन एंड मैनर शुड नॉट बी फेक and sarcastic. Don't overuse of signature, watermark and taglines. Do not use all capital letter while typing, right? ये थोड़ा ये थोड़ा वियर्ड लगता है। Do not be too formal or too informal. Maintain a moderate approach. Do not use fake or false thumbnails, titles. कोई भी fake और false thumbnails नहीं बनाने हैं। Make only real thumbnails. Do not ever use false titles or thumbnails. देन नेक्स्ट आता है स्पीच एंड पर्सनालिटी। स्पीच एंड पर्सनालिटी क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड। एक कम्युनिकेशन जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, कॉन्फिडेंस, एंड एक कोई अपने मैसेज को किस तरीके से कन्वे कर रहा है। स्पीच एंड पर्सनालिटी जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिलीवर करने में। अब स्पीच क्या है? इट इज एन एसेंशियल मीडियम फॉर वर्बल कम्युनिकेशन इन टेक्निकल फील्ड्स। स्पीच एक तरीके से बहुत ही जरूरी है वर्बल कम्युनिकेशन में। अब वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीच से क्या होता है? क्लैरिटी आती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, इफेक्टिवनेस होती है आपकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई भी कन्वे कर रहे हो। और पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस, ये तो स्पीच का था, एंड नाउ पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस हाउ इफेक्टिवली वन कैन कम्युनिकेट। कितने अच्छे से कोई एक कम्युनिकेट कर सकता है वो डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी पे, वो अलग अलग पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। देन आते हैं एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच। इफेक्टिव स्पीच किस तरीके से और कब हो सकती है? इट इज कि आपको दिमाग में रखना चाहिए, ये तो हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लाइक ऐसे ही जो आपने पहले मुंह से बोल दिया, वही आपको, जो आपके जो ऑडियंस है, जो सामने लोग हैं, वो आपको आपके पहले वर्ड से ही जज कर लेते हैं कि लाइक आपने किस टाइप से बोला, किस टाइप से आप होने वाले हो। दे विल जज यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन। सो आपकी जो स्पीच है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी जार्गन्स नहीं होने चाहिए, एंड प्लीज ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी होनी चाहिए। अ स्पीकर्स टोन शुड मैच द कंटेक्स्ट। अब जो भी कंटेक्स्ट आप बोल रहे हो उसके आपकी टोन मैच भी करनी चाहिए। लाइक अगर आप बोल रहे हो कि आप बहुत खुश होकर बोल रहे हो कि लाइक अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल गेट अ गुड इंप्रेशन, तो आपके वो बोलने के तरीके में दिखना चाहिए कि दैट यस यू विल गेट अ गुड इंप्रेशन। एंड इट इज लाइक कि अगर आप कुछ एंग्रीनेस में बोल रहे हो कि लाइक नहीं, यू शुड नॉट spread false accusations or false news, so you should look like angry, your tone should be like that. So आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको अपने कंटेक्स्ट के साथ अपने टोन को मैच करना है। बहुत जल्दी जल्दी बोलना,
किसी कॉम्प्रिहेंशन को बहुत डिफिकल्ट बना सकता है। और स्लो स्पीच, जो अगर आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो तो वो आपका जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट भी लूज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ना तो बहुत फास्ट बोलना है ना बहुत धीरे बोलना है, राइट। एक स्पीच को हमेशा एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, लाइक सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन। A good speaker is also an attentive listener, responding appropriately to feedback and queries. एक good speaker, जो एक अच्छा speaker होता है, वो एक attentive listener भी होता है। तो उसको properly attentively दूसरे के फीडबैक को रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर सामने से आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो आपको उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना होता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस हेल्प इन चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अगर आप ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो वो आपको हेल्प करती है कि लाइक आपको कौन सी अप्रोप्रिएटली, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टोन या फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, प्रॉपर आपको किस तरीके की लैंग्वेज से बात करनी है, क्या टोन रखनी है आपको, इट हेल्प्स यू। फिर आर परसेप्शन टुवर्ड्स अदर शुड बी अनबायस्ड, इम्पार्शियल एंड अनप्रेजुडाइज्ड। आपको किसी को भी लेकर, किसी भी ऑडियंस के बेसिस, ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनके किसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको हमेशा आपका अपना परसेप्शन क्या होना चाहिए, आपको अनबायस्ड रहना है, इम्पार्शियल रहना है, किसी को भी लेकर पार्शियलिटी नहीं करनी है। और इन द सेम वे क्या होता है, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और नेगेटिव क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट आता है की पर्सनालिटी ट्रेट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या क्या ट्रेट्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बोलते वक्त लगना नहीं चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। एम्पैथी, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना आना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अपने स्पीच के बिहेवियर को, अपने स्पीच और बिहेवियर को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव रहना है, बेटर टीम वर्क को एंकरेज करना है, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू बेटर अंडरस्टैंड, राइट। और आप जो कॉन्वर्जेशन चल रही है आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। प्रोफेशनलिज्म, ये क्या करता है, पंचुअलिटी। इसमें प्रोफेशनलिज्म में क्या क्या आता है, आपको एक एज अ प्रोफेशन अगर आप स्पीच कर दे रहे हैं या फिर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड बी पंचुअल, रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स एंड एथिकल बिहेवियर होना चाहिए आपका ड्यूरिंग इंटरेक्शन। क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन, आप जो भी बोल रहे हैं, आपका जो भी बोलने का मतलब है या फिर आपको जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, प्रिसाइजली बोलना है और एम्बिग्युइटी को अवॉइड कर रहे हैं। देन आता है पर्सुएसिवनेस। पर्सुएसिवनेस क्या होता है, ऐसी एबिलिटी कि आप दूसरों को कन्विंस कर सकें अपने लिए, अपनी लॉजिकल और अपने स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स में। देन आता है आपका पर्सनालिटी एनालिसिस। अब पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी बेसिकली क्या होता है कि एक हर एक इंडिविजुअल का क्या यूनिक पैटर्न है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसके इमोशंस हैं, क्या बिहेवियर है, ये बताता है कि एक पर्सन दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। हो सकता है कि अगर हमारे पास सामने एक सिचुएशन है तो हो सकता है मैं उसमें किसी और तरीके से रिएक्ट करूं, किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, एंड हो सकता है उसी पॉइंट पे आप किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करें। तो इट इज आपकी और मेरी अलग अलग पर्सनालिटीज। देन पर्सनालिटी एनालिसिस, इट इज द प्रोसेस कि आप दूसरे के ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक समझ पाओ, कैसे उसको देख कर कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, तो आप उनसे उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर पाओ। इट इज योर पर्सनालिटी एनालिसिस। अब इम्पोर्टेंस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस आपको हेल्प करता है समझने की कि जो सामने पर्सन है उसका क्या, उसका नेचर है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या हाँ उसको इम्प्रूव करना चाहिए। करियर गाइडेंस, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, अगर आप किसी पर्सन की पर्सनालिटी को जान जाते हैं देन आप उसकी उसकी आपके और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या उसकी पर्सनालिटी है। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। बेसिकली आपको हेल्प करता है एक अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानने में। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, राइट, आपको सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहला आता है परफेक्शनिस्ट। सच पर्सन्स हैव हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस। जो भी परफेक्शनिस्ट होते हैं पर्सनालिटी में, अब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे तो पहला आया परफेक्शनिस्ट, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो इस टाइप के पर्सन होते हैं उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लाइक वो चाहते हैं कि जो भी हो बिल्कुल एक्यूरेट, सिस्टमैटिकली हर चीज वर्क करे, हमेशा सही होनी चाहिए। वो जानते, उनको लगता है कि सक्सेस
के बिहाइंड अगर सक्सेस, तो आपको खुद सेल्फ वर्थ होना चाहिए उस चीज के लिए, तभी आप वो सक्सेसफुली कोई चीज कर पाएंगे। वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, अपने अचीवमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। लाइक वो ये नहीं मानते कि आप हारना है जीतना है, या तो हारना है या जीतना है। ये कोई मिडिल ग्राउंड या फिर बीच का कोई वो नहीं होता कि आप हार जीत नहीं, या तो जीतोगे या हारोगे। पहली बात, आपको कभी भी नहीं डरना है कि लाइक दूसरों को ना कहने से कभी भी आपके उसमें हार्ड नहीं होना चाहिए। लाइक आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, अगर इफ यू आर परफेक्शनिस्ट तो अगर आप कर सकते हो तो यस, नहीं कर सकते तो नो, इट इज डायरेक्टली यस और नो। तो एंड वो इजीली किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी को शो नहीं करते हैं, दे आर परफेक्शनिस्ट। हेल्पर्स, हेल्पर्स जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं इंडिविजुअली। अगर लाइक उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है दूसरों को हेल्प करके, तो और वो खुद सेल्फलेस होते हैं, लाइक उनको अपने बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। उनको दूसरों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फाई फील करते हैं वो, और वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं दूसरों को हेल्प करने का। बहुत ह्यूमनिस्टिक होते हैं बाय नेचर, उन्हें दूसरों की वैल्यू करनी आती है, राइट। देन आते हैं अचीवर्स। अचीवर इज अ पर्सनालिटी टाइप फोकस्ड ऑन accomplishments एंड सक्सेस। बेसिकली जो अचीवर्स होते हैं, बेसिकली जो अचीवर्स होते हैं, उनकी किस टाइप की पर्सनालिटी होती है कि लाइक वो अकॉम्प्लिशमेंट्स पे फोकस करते हैं, अपनी सक्सेस पे फोकस करते हैं। लाइक उनको कुछ ना कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, दे वांट टू अचीव समथिंग, लाइक दे आर कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, और बहुत सारा स्ट्रेस भी टॉलरेट करने के लिए तैयार रहते हैं, पेन्स टेकिंग होते हैं, एंग्शियस रहते हैं, सिस्टमैटिकली चलते हैं हर चीज को लेकर, और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस आउट करने भी उनको ईजी लगता है। दे नेवर मतलब दे नेवर पुट अ बैक बिहाइंड कि नहीं मुझे नहीं लड़ना है किसी भी चैलेंज में। दे आर ऑलवेज रेडी, बहुत अच्छे से अपना परफॉर्म करते हैं अपने वर्क को। अपने एक लाइक ऐसा होता है ना कि अपने कंफर्ट एरिया से बाहर स्टेप आउट करके दे ट्राई टू क्रिएट अ हाईली क्रिएटिव वर्क, राइट। ओरिजिनल होते हैं, हमेशा एक इनोवेटिव वे में रहते हैं। देन आते हैं रोमांटिक्स। दे आर क्रिएटिव बाय नेचर, बेसिकली ये नॉर्मली क्रिएट होते हैं, इनमें कुछ यूनिकनेस होती है, ये हमेशा चीयरफुल रहते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, टफ होते हैं। दे लव वर्क, बेसिकली अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, राइट। उनके लिए काम करना एक तरीके से ऐसा नहीं होता कि बर्डन है इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं, दे लव्स टू वर्क, इसलिए वो काम करते हैं, इसलिए वो रोमांटिसाइज करते हैं अपने वर्क को, राइट। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर्स कौन लोग होते हैं, किस टाइप की पर्सनालिटी होती है, लाइक जो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कौन किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन किस तरीके से नहीं कर रहा है, कौन किस टाइम से आया, कौन किस टाइम से जा रहा है, क्या उन चीजों को कौन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन किस तरीके से नहीं कर रहा है। वो बेसिकली वो किससे टच होते हैं कि जो उनके सामने किस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो चीज देखते हैं। पास एंड फ्यूचर जो चीजें होती हैं वो उनके लिए मैटर करती हैं ऑब्वियसली, कि वो कैसे हैं, क्योंकि वो सब चीज को ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं एसर्टर्स। एसर्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनको पता है कि उनको नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, टफ और अनमैनेजेबल सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट कैसे लड़ना है बिना प्रेशराइज फील करे। तो ये टाइप के कौन होते हैं, एसर्टर्स। देन आते हैं एडवेंचरर। एडवेंचरर किस टाइप के लोग होते हैं, एडवेंचरर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड होते हैं। इंट्रोवर्टेड तो वो लोग होते हैं कि लाइक वो इजीली ओपन अप नहीं कर पाते हैं सबके साथ। क्रिएटिव होते हैं बट दे आर क्रिएटिव, क्यूरियस रहते हैं, स्पॉन्टेनियस रहते हैं। एक उनमें एक वो तरीका होता है कि लाइक लेट्स गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उनकी वो मेंटालिटी होती है गो विद द फ्लो, कि लाइक जो चल रहा है ठीक है, अपने आप जो हो रहा है हो रहा है। एंड दे आर वार्म, फ्रेंडली एंड केयरिंग। केयरिंग किसके लिए, जिनके लिए वो जिनसे क्लोज है, राइट, क्योंकि वो सोशलाइज तो नहीं कर पाते हैं बहुत लोगों से, बट इफ एक बार वो सोशलाइज कर लेते हैं देन दे आर वेरी केयरिंग। देन आता है नेक्स्ट पीस मेकर्स। पीस मेकर्स आर वेरी जेंटल, काइंड एनफ। वो बेसिकली क्या ट्राई करते हैं कि हमेशा हार्मनी, पीस बनी रहे, सबके साथ यूनाइटेड रहे। वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं कि वो ना लड़े। दे बिलीव इन कि हाँ पीस पीस रहना चाहिए, आराम से जो चीज हो सकती है उसको आराम से करें, फ्रेंडली वे में। और वो क्या करते हैं, एक तरीके से बहुत पीस मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। दोज आर पीस मेकर्स। नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी बेसिकली आपकी एक मास्लो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, कि मास्लो एक जो पर्सन है उन्होंने क्या पर्सनालिटी के लिए एक थ्योरी प्रपोज की,
वो देखते हैं। अब्राहम मास्लो proposed a humanistic approach to personality, emphasizing self-actualization and growth. His hierarchy of needs explain how personality develops through different levels of motivation. अलग अलग लेवल मोटिवेशंस के लेवल पर कैसे पर्सनालिटी डेवलप करती है, इन्होंने वो चीज को एक्सप्लेन किया। अलग अलग उनके क्या क्या स्टेप्स थे, कैसे कैसे उनकी जो हायरार्की है नीड्स की, वो कैसे कैसे पर्सनालिटी को उस पर चेंज करती है हर लेवल ऑफ मोटिवेशन पे, वो देखते हैं। सबसे पहला उनका क्या था, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एक पिरामिड मॉडल है जिसमें क्या क्या चीज आती है, 5 चीजें। पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती है जैसे फूड, वाटर, शेल्टर। देन सेफ्टी नीड्स, जिसमें क्या होती है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, आपको किसी भी चीज से सिक्योर रखना है, स्टेबल होने चाहिए आप लाइफ में। देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल कनेक्शंस। देन आती है एस्टीम नीड्स, जिसमें आपका क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन। देन आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आपकी आती है रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, कि आपको खुद में कितना पोटेंशियल है, कितने क्रिएटिव हैं आप। तो मास्लो को क्या बिलीव था, दैट पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय एन इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हिच इज अचीव्ड व्हेन ऑल अदर नीड्स आर मेट। मास्लो को क्या लगता है कि पर्सनालिटी बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर डिपेंड करती है, एंड वो तभी वो अचीव कर सकते हैं जब बाकी के चारों दे कैन मीट देयर। अगर सारी नीड्स मीट हो जाती हैं बाकी चारों, देन ओनली अ पर्सन बिकम, जो भी उनकी हायरार्की है नीड्स की वो पूरी हो सकती है। देन ये है पिरामिड मॉडल, आपने देखा ये सेल्फ, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सेफ्टी नीड्स, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। इसमें क्या है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, एक जो इंसान जितना बन सकता है, बिल्कुल टॉप मोस्ट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन नेक्स्ट आता है फ्रूड्स की साइकोनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। साइकोनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या कहती है फ्रूड की, सिगमंड फ्रॉइड, पूरा नाम क्या है फ्रॉइड का, सिगमंड फ्रॉइड, प्रपोज दैट पर्सनालिटी इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 कंपोनेंट्स, ओनली 3 कंपोनेंट्स के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है, एंड वो डेवलप करती है डिफरेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे। पहला आता है फ्रॉइड की 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है पर्सनालिटी के, वो देख लेते हैं। आईडी विच इज इंस्टिंक्ट्स, ईगो रियलिटी, सुपर ईगो मोरालिटी। आईडी इंस्टिंक्ट्स में क्या है, इट इज द प्रिमिटिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड दैट सीक्स इमीडिएट प्लेजर, तुरंत प्लेजर मिलता है। इट कंटेन्स इनेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स जो भी हैं आपकी। व्हेन द आईडी इंस्टिंक्ट्स अचीव इट्स डिमांड, वी एक्सपीरियंस प्लेजर, बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वो मना हो जाती है, देन आपको बहुत अनप्लेजर फील होता है, राइट, बहुत गुस्सा आता है, टेंशन होती है, तो इट इज कॉमन थिंग। देन है ईगो रियलिटी, the rational part that balances the desire of the ID and the morals of the super ego. It mediates between the demands of the ID, the super ego and reality. ये इन तीनों के बीच में एक क्या करता है, एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, लाइक आईडी इंस्टिंक्ट्स और सुपर ईगो मोरालिटी के बीच में। द ईगो फंक्शंस इन द इनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। देन आता है सुपर ईगो मोरालिटी, द एथिकल कंपोनेंट दैट इंटरनलाइजेस सोसाइटल रूल्स and values. It internalizes societal rules and morals. The super ego tries to perfect and civilize our behavior. सुपर ईगो ट्राई करता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, आपके बिहेवियर को सिविलाइज करता है। देन नेक्स्ट आती है विवेकानंद पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी। अब विवेकानंद का क्या, स्वामी विवेकानंद जो थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था पर्सनालिटी को लेके, वो देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद emphasized holistic personality development, integrating physical, mental and spiritual aspects. His concept of personality focus on inner strength, self-discipline and moral values. अब क्या क्या है कि एस्पेक्ट्स विवेकानंद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, खुद आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको अपनी माइंड और बॉडी को इतना स्ट्रेंथ कर लेना है किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, थ्रू एजुकेशन एंड मेडिटेशन। देन आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, खुद का कैरेक्टर डेवलप करना है थ्रू सेल्फलेस सर्विस और फिर डिवोशन, या फिर आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करके, राइट। देन फिर आता है लीडरशिप एंड करेज। लीडरशिप एंड करेज में क्या होता है, फेसिंग चैलेंजेस, जो भी आपके चैलेंजेस हैं वो आप उनको डिटर्मिनेशन के साथ फेस कर रहे हो, पूरे रेजिलियंस के साथ कर रहे हो। देन नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल वेदांत। प्रैक्टिकल वेदांत क्या होता है, इट इज अप्लाइंग फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स टू डेली लाइफ। आपको जितने भी फिलोसॉफिकल है, आपको उनको क्या करना है, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट आता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी में क्या आता है, सर्विंग सोसाइटी एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड ग्रोथ।
विवेकानंद की जो भी फिलॉसफी है वो क्या बताती है कि ट्रू पर्सनालिटी डेवलप कहाँ से हो सकती है, कहाँ कहाँ से वो आती है, बेसिकली जब आप सेल्फ अवेयर होते हो या फिर आपको मोरल एक्सीलेंस होता है। इट इज द विवेकानंद थ्योरी। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो थे जिन्होंने 3 गोल्डन रूल्स दिए थे। पहला, हु इज हेल्पिंग यू, जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, डू नॉट एवर फॉरगेट देम। अगर आपकी जो भी कोई हेल्प कर रहा है कभी आपको उनको नहीं भूलना है, डू नॉट फॉरगेट देम एवर। नेक्स्ट, हु इज लविंग यू, डू नॉट हेट देम, जो आपको प्यार करते हैं उनको कभी आपको हेट नहीं करना है। एंड नेक्स्ट, हु इज बिलीविंग यू, डू नॉट चीट देम, जो भी आप पे भरोसा कर रहा है आपको उसको कभी धोखा नहीं देना है, कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, राइट। अब बेसिकली उन्होंने 5 डायमेंशंस बताए अपने उसके अपनी थ्योरी के अंदर, जिसमें से पहला आता है फिजिकल सेल्फ, देन एनर्जी सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, मेंटल सेल्फ, एंड देन ब्लिसफुल सेल्फ। अब ये क्या क्या होते हैं हम पढ़ लेते हैं। पहला आता है फिजिकल सेल्फ, अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी इज द प्रिंसिपल। बेसिकली ये सबसे प्रिंसिपल क्या है फिजिकल सेल्फ का, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, राइट। ये हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि उनके अकॉर्डिंग क्या है, बॉडी बिल्डिंग और प्रॉपर एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही हेल्प नहीं करती है बूस्ट करने के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए सिर्फ हेल्प नहीं करती है, इवन मोरल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, सबको इनको इम्प्रूव करती है। देन आता है नेक्स्ट आपका एनर्जी सेल्फ। इसमें क्या है, इन दिस ही एम्फेसाइज, उन्होंने क्या बताया कि वेल रेगुलेटेड ब्रीथिंग ब्रिंग्स सोलेस टू द माइंड एंड बूस्ट एनर्जी। लाइक अगर आप वेल रेगुलेटेड ब्रीथिंग कर रहे हैं, लाइक आपने योगा में देखा होगा कि आप वेल रेगुलेटेड ब्रीथ करते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रिंग माइंड में एक कामनेस आती है, एनर्जी बूस्ट होती है। देन नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल सेल्फ, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला कि फिल द माइंड विद हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस देम डे एंड नाइट, आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। आपको दिमाग के अंदर हमेशा अच्छा सोचना है, बड़े बड़े लोगों को अपने दिमाग के अंदर रखना है, बहुत जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में सोचना है, अच्छे अच्छे थॉट्स रखना है, तो ऑब्वियसली आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, एंड देन आपकी इंटेलेक्चुअल जो सेल्फ है वो बिल्डअप होगी अच्छे से, एंड आपका जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। देन मेंटल सेल्फ, इट इज ऑब्वियस दैट अ स्ट्रॉन्ग मेंटल सेल्फ इज मैंडेटरी टू डेवलप पर्सनालिटी। बहुत जरूरी है कि पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मेंटल सेल्फ होनी चाहिए। ब्लिसफुल सेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज आनंदमय कोश। ये क्या है, एक मैन काइंड का अल्टीमेट गोल है कि आनंदमय कोश। देन नेक्स्ट आती है आपकी जंग टिपोलॉजी। जंग टिपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी क्या कहती है, ये कार्ल जंग की थ्योरी थी। कार्ल जंग थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप्स, जो बाद में क्या बन गया, ऑब्वियसली माइसर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर का एक फाउंडेशन बन गए हैं। अब आता है जंग की पर्सनालिटी के टाइप क्या है। 2 ही टाइप है, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट्स होना चाहिए, इट्स ओ। तो इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, जो खुद अंदर अपने ही बारे में सोचते हैं, वो जो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं सोशली, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, जो इजीली सोशलाइज कर लेते हैं, थोड़े आउटगोइंग होते हैं, बाहर लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं उनसे एनर्जाइज फील करते हैं। जंग जो टिपोलॉजी है उसमें 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं। पहला थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूशन। थिंकिंग क्या है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। आप सोच रहे हो, आराम से सोचो के एंड आप देन कोई लॉजिकल या फिर कोई एनालिटिकल डिसीजन लेते हो। देन फीलिंग, आप इमोशनली कैसे फील कर रहे हो, आपकी वो चॉइसेस। सेंसिंग, आपको प्रैक्टिकली क्या लग रहा है, फैक्ट बेस्ड परसेप्शंस पे। इंट्यूशन, आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या कहती है, आपको अंदर से क्या फील हो रहा है कि ऐसे होगा ऐसे होगा, इट इज योर इंट्यूशन, राइट। अब इन सारे फंक्शंस को कंबाइन करके जंग ने एक 8 पर्सनालिटी टाइप्स की क्या बनाई थी, एक अपनी जिसमें आगे मॉडर्न पर्सनालिटी असेसमेंट आते हैं, वो आते हैं एमबीटीआई में, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया क्या, माइसर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, जो हमें इसमें नहीं पढ़ना है। देन आता है नेक्स्ट आपका पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप एक किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, उसकी स्किल्स क्या क्या हैं, उसके क्या क्या पोटेंशियल हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, उसके क्या क्या कैसे कैसे बिहेवियर्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, उनको मेजर कर सकते हो, उनको एक तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो, राइट।
आप उनको देख सकते हो कि वो कैसा एक पर्सनालिटी को आप असेस कर रहे हो बेसिकली, राइट। वो क्या आपको हेल्प करता है कि आप किसी सामने पर्सन कैसे सोच रहा है, कैसे वो फील कर रहा है, कैसे वो किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, आप उनको समझ सकते हो। देन नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी जो असेसमेंट होती हैं वो किस किस में यूज होती हैं, बेसिकली साइकोलॉजी में यूज होती हैं, या इफ आप कभी काउंसलिंग कर रहे हैं, एजुकेशन में, इन सब पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। जैसे कि अगर आपको इफ करियर प्लानिंग करनी है, अपनी टीम बिल्ड करनी है, देन आपको फिर पर्सनालिटी सामने वाले की असेसमेंट करनी पड़ती है कि सामने वाला आपकी टीम के लिए सूटेबल है या नहीं, या फिर सामने वाला किस तरीके से, आप उसकी क्या पर्सनालिटी के लिए, उसके लिए क्या करियर बिल्ड हो सकता है, क्या करियर हम कैसे प्लान कर सकते हैं, राइट। पर्सनालिटी असेसमेंट हेल्प करता है ट्रेड्स बिहेवियर को मेजर करने में। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमन पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो यही, कौन सा, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर MBTI, जिसमें किस पे बेसिस है ये, जंग टिपोलॉजी पे ये डिपेंड करता है, जो उसमें क्या है 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं। एग्जांपल के लिए हो गया ISTG एंड ENFP। देन आता है बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं ओशन मॉडल। इसमें क्या है, ये क्या बताता है, ओपननेस बताता है, कंसाइटनेस बताता है, एक्स्ट्रावर्जन या फिर न्यूरोटिसिज्म, ये सब बताता है। नेक्स्ट आता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम असेस कर सकते हैं और पर्सनालिटी ट्रेट्स को। देन आता है नेक्स्ट रॉरशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये एम्बिगियस इंक ब्लॉट्स को यूज करते हैं, इसलिए टू एनालाइज सबकॉन्शियस थॉट्स को। देन नेक्स्ट आता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर विच इज 16 PF टेस्ट, जिसमें इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट को मेजर करते हैं करियर के लिए एंड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए। पर्सनालिटी असेसमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी, करियर काउंसलिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या करते हैं, किस किस चीज के लिए यूज होते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं साइकोलॉजी में, करियर काउंसलिंग, इन सब चीजों में ये सब काम आते हैं। नेक्स्ट आता है, ये है इंट्रोवर्जन। इट इज योर extraversion is represented by I or E. Introversion is represented by I, extraversion is represented by E. Sensing, which is intuition ID, represented by S या फिर N. Thinking, feeling, thinking is feeling is represented by T or F. Judging, perceiving is represented by J या फिर P. J for judging, P for perceiving, T for thinking, F for feeling, S for sensing, N for intuition के लिए, and I for introversion and E for extroversion. Thus ये कुछ टाइप है INTJ, where I is your introversion, N is your sensing, T is your thinking, J is your judging, ESFP is your extroversion, sensing, thinking and perceiving. फिर ये कुछ मैंने लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि लाइक आपको क्वेश्चंस किस किस टाइप के आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। लाइक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी, हेल्प करने का ट्राई करूंगी। एंड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा। ऐसे ही बाकी वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिएगा। That's it for today. Goodbye.